A very, very good morning to all of you. Ritika Bansal, Sakshi Gupta, Devesh Upreti, Priya, Pankaj, Bablu, Garvit, Vansh, Anushka, Shubham, Vikas, Garima, Saksham, Chetan, राधिका, हिमांशु, क्या आपका हालचाल ठीक ठाक है? लो भाई, तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चंस लिखवाओ. क्वेरीज ऑफ क्लास नंबर 13. ठीक है. तो पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्लास नंबर 13 की क्वेरीज डिस्कस करेंगे. तो आपको बड़े सारे क्वेश्चन दिए थे, तो ध्यान रखना 13 में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारे बिग क्वेश्चंस थे वो वाले क्वेश्चंस करेंगे. फिर बाद में हम क्लास नंबर 14 में कौन से क्वेश्चंस किए थे हमने, चेन होल्डिंग. 14 था या 15 था. और फिर क्लास नंबर 16 में हमने जो किया था वो था हमारा एलओसी. ठीक है. तो अलग अलग बात करना ताकि हम अलग अलग कैटेगरी में डाल सके. देवेश, अ, नहीं, हिमांशु पहले तसल्ली से क्वेरीज लेंगे. ठीक है, कोई प्रेशर में नहीं. पूरी तरह क्वेरी खत्म करके फिर देखेंगे कितना टाइम बचा है, फिर उसके हिसाब से रेगुलर क्लास को स्टार्ट करेंगे. ठीक है. बट आज रेगुलर क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि पिछला सब कुछ निपट जाए. क्वेश्चन नंबर ट्रिपल वन. शुभम, एलओसी का होमवर्क अभी किया नहीं है. अच्छा, चलो देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 130. क्वेश्चन नंबर काव्या ने कहा 119. 119. और बताएं पहले. रितिका ने कहा 135. और क्वेश्चन नंबर 43. इसके अलावा देवेश 111 तो लिख दिया ना, उसको दोबारा लिखने का फायदा नहीं है. मुझे बताइए पहले, इसके अंदर हम चैप्टर क्लास नंबर 13 के बारे में बात कर रहे हैं. नहीं, चैप्टर 14 तो अलग हो गया ना, वो क्लास 13 चैप्टर 14 है. ठीक है. 133. तो स्टार्ट कर दूं क्या मैं अपने पास? ठीक है, तो हम अपने पास, अच्छा, 180 भी लिख दो बस जी. चलिए जी, किताब पे आइए और क्वेश्चन 39 भी देख लो जी. लो भाई, क्वेश्चन 39. तो क्वेश्चन नंबर 111. क्वेश्चन नंबर 20 लीजिए. क्वेश्चन नंबर 111. देखते हैं 111 क्या कहता है. फैक्ट्स आर सेम एज इन अबव क्वेश्चन. तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पिछला क्वेश्चन भी रीड करना पड़ेगा. ब्लू हेवंस लिमिटेड acquire 75% of Orange County Limited. Blue Heavens pays 4,500 lakh for the shares. On 31st March 2003, that is 1 year after Blue Heavens have acquired the Orange County, the individual statements of financial position and statements of comprehensive income of Blue Heavens and Orange County are as follows. ब्लू हेवेंस का कैरिंग अमाउंट, ऑरेंज काउंटी का कैरिंग अमाउंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट्स इन ऑरेंज काउंटी लिमिटेड. फिर उसके बाद उसने लिखा है इन्वेंट्रीज, और फिर लिखा है उसने फाइनेंशियल एसेट्स, और फिर लिखा है उसने कैश. फिर उसने लिखा है हमारे पास शेयर कैपिटल, और फिर लिखा है उसने रिटेन्ड अर्निंग्स, और फिर लिखा है उसने ट्रेड पेबल्स. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर भी उसने आपको बता दिया है, जिसमें लिखा हुआ है रेवेन्यू कितना कितना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना कितना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना कितना है. ये भी उसने आपको बता दिया. नोट. ब्लू हेवंस लिमिटेड एस्टिमेट दैट गुडविल हैज इम्पेयर्ड बाय 98. तो लो भाई, फटाफट से बताओ, गुडविल के इम्पेयरमेंट का उसने अमाउंट निकाल कर दे दिया. द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टू बिल्डिंग्स एंड अदर पीपीई इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिल्डिंग
All buildings have an estimated remaining life of 20 years from 31st March and estimated residual value of 0. Blue Heavens uses the straight line method for depreciation. All the inventory held by Orange County on 31st March was sold during the year. Prepare the consolidated balance sheet. The fair value adjustment to building. यहाँ कुछ गड़बड़ घोटाला है क्या? ये तो यहाँ पर मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है. द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टू बिल्डिंग्स इज इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग. ऑल बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग की फेयर वैल्यू तो बताई नहीं उसने हमको. कहीं पिछले क्वेश्चन से कनेक्शन तो नहीं है उसका? 110 का देखें. द फैक्ट्स आर सेम. लो इसमें फिर से लिखा हुआ है द फैक्ट्स आर सेम as in question above. However, Blue Heaven acquires only 75% of the ordinary shares to which voting rights are attached of Orange County Limited. Blue Heaven pays 4,500 lakhs for the shares or prepare consolidated balance sheet of the group. अच्छा, तो सारा क्वेश्चन सेम है. यहाँ लिखा है 75% शेयर अक्वायर किए हैं 4500 के. ये बात यहाँ नहीं लिखी थी क्या? ये तो यहाँ भी लिखी थी 75% शेयर अक्वायर किए हैं और 4500 के लिए हैं. तो यानी कि इसमें तो कुछ फर्क फायदा हुआ नहीं है. 109 नंबर पे आओ. On 31st March, Blue Heavens acquired 100% share capital carrying voting rights of Orange County for rupees 6,000 lakhs in cash. And it controlled Orange County from that date. The acquisition date, statements of the position is and the fair values of the assets and liabilities as follows. लो भाई, उसने fair values भी यहाँ पर दे दी हैं. तो उसने कहा बिल्डिंग एंड अदर पीपीई की फेयर वैल्यूज भी उसने बता दी हैं. उस दिन की है 3,300. ये इन्वेस्टमेंट बता दी है, ये इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री की भी फेयर वैल्यू बता दी उसने. ट्रेड रिसीवेबल है और उसकी भी फेयर वैल्यू बता दी उसने. और कैश है, कैश के अंदर तो दिक्कत नहीं है. शेयर कैपिटल उस दिन की बता रखी है. रिटेन्ड अर्निंग्स भी उस दिन की बता रखी है. फिर उसके बाद ब्लू हेवंस और ऑरेंज काउंटी की ट्रेड पेबल भी बता रखे हैं. प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. तो आपने मेरे को क्वेश्चन 109 नहीं बोला है, आपने मुझे क्वेश्चन 111 बोला है. ओके, तो इसका मतलब मैं क्वेश्चन 111 कर रहा हूं. तो कुछ फेयर वैल्यूज है गिवन इन क्वेश्चन 109. साथ में आपको रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस भी उसने वहीं पर दे दिया, क्योंकि वो आपकी जो बैलेंस शीट दे रखी है उसने डेट ऑफ एक्विजिशन पे दी हुई है. उसने आपसे कहा कि जो हमारी पोजीशन है ऑन दैट डेट वर एज फॉलोज. तो इसका मतलब ये उसी दिन की वैल्यूएशन दे रखी है. तो आपके लिए यहाँ पर क्या हो गया? देवेश कह रहा है इन्वेस्टमेंट 4500 की हो गई, डिफरेंस कैश में डाल देने. बेटा ये सवाल अलग है ना. ये 100% है और ये 6000 है. तो उसने कहा कि यहाँ पर आपके पास जो 4500 है और ये वो है 75% है. दोनों अलग अलग क्वेश्चन है. तो उसने असल में ना ये ऐसे घटिया क्वेश्चन बनाने नहीं चाहिए कि आधा वहां से देखो आधा यहाँ से देखो. तो 75% यहाँ देखना है, 4500 वहां देखना है. आपने वो देखना ही नहीं है. ठीक है. अच्छा, आपके लिए तो आज की बैलेंस शीट चाहिए और आज की बैलेंस शीट ये दे रखी है देवेश उसने आपको. ठीक. 110 में ऐसा किया हुआ है. 110 में आपकी प्रॉब्लम क्या है? 110 है कि 109 है कि 111 है? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा. 110 नंबर की अगर प्रॉब्लम 110 नंबर की है तो उसकी चर्चा करें. 111 की है तो 111 नंबर के अंदर आपको उसने 4500 लिखा है. आप उसको बीच में मिक्स नहीं कर सकते. जिसके अंदर वैल्यू मिसिंग है उसकी 109 से उठा ली. जिसके अंदर वैल्यूज दे रखी है मैं वही वैल्यू उठाऊंगा. ओके, चलिए जी. तो हम ये फटाफट से क्वेश्चन को कर लेते हैं. सॉल्यूशन नंबर 111. ठीक है. तो हमने यूज्ड फ्रॉम क्वेश्चन 109 आर फेयर वैल्यूज एंड रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन. इसका मतलब हम 109 नंबर से सिर्फ ये फैक्ट उठा रहे हैं, बाकी हमारे को 109 नंबर से भी कोई लेना देना नहीं है.
109 में, हाँ तो विकास 109 की भी क्वेरी है, तो 109 नंबर को भी हम लाइन में लगा देते हैं, ठीक है ना, लेकिन अब उसको बारी बारी करेंगे। 111 में ऑल्टरनेटिव वन सॉल्यूशन में एस्ट्रिक लगा रखा है, गुडविल इंपेयरमेंट एनसीआई में नहीं लेंगे, ये समझ नहीं आया। अच्छा चलो अभी देख लेते हैं, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं श्रुति, पूरा का पूरा ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, तीना, डेट ऑफ एक्विजिशन, पोस्ट और टोटल। तो ये बैलेंस शीट कौन सी डेट को दी हुई है? 31 मार्च 03 की। और हमने शेयर्स अक्वायर कब किए थे? 109 नंबर में चेक कर लीजिए, 109 नंबर में उसने आपको डेट बताई थी कि हमने शेयर्स कब अक्वायर किए थे? 31 मार्च 02 को अक्वायर किए। शेयर कैपिटल आज कितनी है ऑरेंज काउंटी की? 2000। और तब एक बार चेक कर लेंगे कितनी है, और अदर इक्विटी कितनी है। अदर इक्विटी उसने आपको दे रखी है 2850, और 109 नंबर में आपके पास कितने के अमाउंट दिया हुआ है? 2300। ये आ गया 550। ओके, इसके अलावा आपको और उसने क्या बात कही है? नीचे लिखा हुआ है द प्रॉफिट एंड लॉस, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। और मजे की बात है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस ये मैच भी कर रहा है? तो कोई दिक्कत नहीं है, डुप्लीकेशन हो गई, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, तो दोनों मैच भी हो रहे हैं। फिर उसके बाद उसने कहा है गुडविल इंपेयरमेंट बाद में देखेंगे, फेयर वैल्यू आपको अपने पास एडजस्ट करनी है। तो मुझे फटाफट से अब ये बता दीजिए कि आपके पास रीवैल्यूएशन किस किस की है? रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट, कोई टाइम एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो रीवैल्यूएशन बता दीजिए किस किस की है। आशा ने कहा बिल्डिंग की 300, तो क्या आप थोड़ा फटाफट से बताते जाएंगे? मुझे भी 2 क्वेश्चन में पन्ने पलट के ढूंढना पड़ेगा। विकास कह रहा है क्या ये हो सकता है 550 का अमाउंट मैच ना हो? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता तो ये फिगर कुछ और आ रही होती और प्रॉफिट एंड लॉस कुछ और आ रहा होता। अच्छा, इन्वेंट्री 100 की है, इन्वेंट्री 100 की है। बिल्डिंग एक बार बताना दोबारा से कितनी है? बिल्डिंग 300 की है, दोनों प्लस के आइटम से। और भी कोई चीज है क्या? ट्रेड रिसीवेबल 0 के हैं, 0 के फिर रिसीवेबल ऐसा तो नहीं था, ट्रेड रिसीवेबल में कुछ तो था। तो ट्रेड रिसीवेबल 109 नंबर में, ट्रेड रिसीवेबल में, अच्छा ये तो बराबर ही हो गए 500, 600, 250, 250, 700, 700, 150, 150। तो आपके पास प्रैक्टिकली दो ही चीजें हैं, 550, दिस इज 4700। मुझे फटाफट से बताइए ये लिखा मैच हो गया, मैच विद द पीएनएल, ये लिखा मैच विद पीएनएल, मतलब कुछ और है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। सौम्या कह रहे हैं डेप्रिसिएशन लगा दीजिए, कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट्स। तो मुझे बताओ 300 के ऊपर उसकी लाइफ कितनी दी हुई है? 111 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे उसकी लाइफ कितनी दी हुई है। उसने आपको कहा एस्टिमेट रेजिडुअल वैल्यू 0 है और उसकी स्ट्रेट लाइन मेथड उसने यूज करना है, लाइफ 20 इयर्स है और 1 साल हो चुका है। डेप्रिसिएशन भी आ गई, डेफर्ड टैक्स वगैरह है कोई इसके अंदर? मेरे ख्याल से तो नहीं है, तो अब आप टोटल लगा सकते हैं, बैलेंस बता दो कितना आ गया। अच्छा, सौम्या कह रहे हैं इन्वेंट्री भी सोल्ड आउट है, क्या सोल्ड आउट है इन्वेंट्री? हाँ लिखा हुआ था लास्ट में इन्वेंट्री सोल्ड आउट है। ये आ गया डेप्रिसिएशन, ये आ गया इन्वेंट्री। और कोई अब डेफर्ड टैक्स तो नहीं है मेरे ख्याल से, और कोई भी क्वेश्चन में आवश्यकता नहीं है करने की। दिस इज 4700, ये बैलेंस बता दो कितने का आ गया। 435, इसकी कर दो एलोकेशन। एलोकेशन किसको करनी है आपने? पेरेंट को और एनसीआई को। ये शायद 75 और 25 पढ़ा था मैंने, तो आप मुझे बता दीजिए कितना कितना आ गया। 326 और 108 बता रहे हैं बच्चे, 108.75 भी बता रहे हैं, तो फिर क्या ये 25 भी होना चाहिए? 413, तो ये गलत है क्या? 326। इन्वेंट्री को डेट ऑफ एक्विजिशन में एडजस्ट भी तो करेंगे, कर दिया ना संस्कार, इन्वेंट्री को दोनों जगह एडजस्ट कर दिया और डेप्शन को भी दोनों जगह कर दिया हमने अपने पास। अब यहाँ कुछ गलती तो नहीं है क्योंकि एक दो बच्चे यहाँ पर फिगर्स कुछ और बता रहे हैं। फिर आ गया कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, एनसीआई और अदर इक्विटी।
तो मुझे ये बता दीजिए गुडविल के लिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कितना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 111। इन्वेस्टमेंट दी हुई है 4500। एनसीआई, एनसीआई के लिए उसने आपको क्या बोला था? क्या उसने एनसीआई में कहीं फेयर वैल्यूज बता रखी है? मेरे को कहीं फेयर वैल्यू तो दिख नहीं रही है। 25% ऑफ 4700, चेक कर लेना कहीं पिछले वाले क्वेश्चन में तो नहीं थी कोई। 1175। फिर आ गया हमारे पास इन INA और वो है 4700। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ गुडविल 975। माइनस कर दिया इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड गुडविल कितनी है? इम्पेयर्ड गुडविल आपके पास आ गई 98। आप चेक कर ले, मुझे देखना पड़ेगा। और मेरे पास बैलेंस शीट में जो गुडविल आनी है वो कितने की आ गई? ये आ गई 877। एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन है 1175। पोस्ट एक्विजिशन अमाउंट बताओ। पोस्ट एक्विजिशन अमाउंट है 108.75। क्या ये गुडविल इंपेयरमेंट इसमें आएगी? फटाफट से बताओ, क्या ये गुडविल इंपेयरमेंट इसमें आएगी? द आंसर इज नो। विकास क्यों आएगी? जब आपने ये पसना पर कैलकुलेट किया हुआ है, ये पीएसएनए है, तो पीएसएनए में गुडविल की इंपेयरमेंट जो होगी किसको होगी? एनसीआई को तो होगी नहीं। इसका मतलब ये यहां नहीं आएगी। आगे मुझे बताइए बैलेंस कितना आ गया? 1283.75। 1283.75। पेरेंट का मुझे प्रॉफिट बताओ। पेरेंट का प्रॉफिट कितना है? पेरेंट का प्रॉफिट उसने आपको दिया हुआ है 11,000 प्लस पोस्ट एक्विजिशन है 326.25। क्या इसके अंदर मेरे पास गुडविल की इंपेयरमेंट आएगी? यहां गुडविल की इंपेयरमेंट पूरी पूरी आ जाएगी। और चेक करके बता दीजिए, और कोई पॉइंट आ रहा है क्या? गुडविल उसने इंपेयरमेंट करके बता दी है, और मेरे ख्याल से तो कुछ और बताया नहीं है। तो टोटल लगाइए फटाफट से, कितना आ गया? 11,228.75। और क्या बनानी है मुझको? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड P&L। तो मुझे फटाफट से बैलेंस शीट बता दीजिए कौन कौन सी आएगी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये कितने की आ जाएगी? 6,500 प्लस 2,750 प्लस 300 माइनस ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट बता दो कितना है। गुडविल आ जाएगी 877। और फिर मेरे पास ये आ जाएगा पीपीई का बैलेंस। बाहर ले आओ, कितने का आएगा पीपीई का बैलेंस बाहर? इन दोनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ो, माइनस करो, 9550। गुडविल के बाद नेक्स्ट आइटम कौन सी आ रही है हमारे पास? इन्वेस्टमेंट हो गई है, करंट एसेट्स आ रहे हैं, उसके अंदर आ गई इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का बैलेंस कितने का है? 800, 550, 800 प्लस 550, 100 की रिवैल्यूएशन करी, साथ में सेल भी कर दी, 8 5 1350। इन्वेंट्री के बाद आ गया ट्रेड रिसीवेबल्स। फाइनेंशियल एसेट में ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के हैं? ट्रेड रिसीवेबल 380 प्लस 300, 680। फिर आ गया कैश। कैश का बैलेंस कितने का है? कैश का बैलेंस है 4170 प्लस दूसरे का बैलेंस है 1420 रुपए। पीपीई बच्चा कह रहा है ये गलत है। पीपीई 9535, 9535। ओके, अच्छा। इन द मीनवाइल कैश बताओ कितने का आ गया? कैश का टोटल कितना हो गया? 5590, 5590। कैश के बाद हमारे पास इधर तो कुछ नहीं बचा। शेयर कैपिटल पर आओ। शेयर कैपिटल है 5000 प्लस अदर इक्विटी का बैलेंस कितना है? अदर इक्विटी है 11228.75। फिर मेरे पास अदर इक्विटी के बाद अगली आइटम कौन सी आ रही है? एनसीआई। एनसीआई का बैलेंस है 1283.75। लास्ट में आ रही है कोई ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल का टोटल कितने का हो गया? 350 प्लस 170, 520। अब आप इसका टोटल लगाकर बताओ। एक दो बच्चे कह रहे हैं कुछ गलत है। 180 032। कोई टोटल मैंने गलत लिख दिया क्या? 180 032। कुछ बच्चों का कहना है कि शुभम इन्वेंट्री बेटा हमने रिवैल्यू भी की, और वो क्योंकि बिक गई है तो इसका इफेक्ट जीरो हो गया। गुडविल इंपेयरमेंट एनसीआई से माइनस क्यों नहीं होगा? बताओ भाई, गुडविल इंपेयरमेंट क्यों नहीं होगी? क्योंकि गुडविल पार्शियल है। और सर ये फिर क्या चक्कर है पार्शियल का? तो क्या आपको अपना वॉच टाइम यूज करना चाहिए और बैकअप देखना चाहिए अगर कोई चीज भूल जाए तो?
द आंसर इज यस। ठीक है, क्योंकि हम इतना पीछे नहीं जा पाएंगे। विकास, आपको वॉच टाइम में देखना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि हम अगर यही करते रहेंगे तो फिर तो एक लूप में फंस गए हम ना, आगे चलेंगे ही कब। कभी किसी की क्वेरी आ जाएगी, कभी किसी की। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेरी 109 नंबर में थी। 109 नंबर में क्वेरी क्या है? पेज 14.71 में टॉप की लाइन क्या है? टॉप की लाइन, इन दिस क्वेश्चन ब्लू हेवंस एंड कॉन्सिक्वेंटली ग्रुप कैश बैलेंस इज 1500 हायर देन अबव क्वेश्चन बिकॉज ब्लू हेवंस पेड 1500 लेस टू अक्वायर ऑरेंज काउंटी। देखो, ये जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 110, देवेश, क्वेश्चन 109 में लिखा हुआ है 100% शेयर खरीदे फॉर 6000 और साथ में बैलेंस शीट भी दे रखी है। क्वेश्चन 110 कहता है प्लीज चेंज 100% को 75% और फॉर 6000 को कर दो 4500। तो बैलेंस शीट में क्या आपके पास कैश सेव नहीं हो गया देवेश? तो इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट जो 109 नंबर की होगी और 110 नंबर की, उसमें कैश ज्यादा आ रहा होगा। चार्टेड अकाउंटेंट है दोस्त, आपने कंपनियां चलानी है, यहां पर एक मरियल बात नहीं समझ पा रहे। बताओ जी, 109 नंबर, 110 नंबर, 111 नंबर, इनमें कोई भी इश्यूज हैं तो क्लियर कर ले। आपने बुक में फेयर वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू को ब्लू टू ऑर्गेनाइज कंपेयर किया था, वो मैंने इन्वेस्टमेंट की लाइन लगाई थी, उसके बाद लाइन तो मैं ना पूरी पूरी हमेशा ही लगा रहा होता हूँ। ठीक है, चलिए। हाँ, संस्कार जी, तो संस्कार कह रहा है चैप्टर नंबर 20 एंड 49। ये लो संस्कार, तुम्हारा नंबर भी क्वेश्चन का लिख दिया, लेकिन चलेंगे लाइन में। ठीक है, इन सम इट इज रिटन दैट ऑल इन्वेंट्री सोल्ड, देन व्हाई इट इज टेकन एट 100? क्योंकि हिमांशु, जब ऑल इन्वेंट्री हैज बीन सोल्ड तो व्हाट यू हैड रीवैल्यूड अर्लियर, नाउ इट शुड बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, इससे पता चलता है हिमांशु, या तो पिछली क्लासें की नहीं या पिछली क्लासें भूल गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन 130, आइए जी मेरे साथ साथ। On 1st of May, K bought 60% of S, पेइंग 76,000 कैश। तो फटाफट से मुझे बताओ, डेट्स क्या बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं? किस डेट को परचेज किया है? 1 मई को। 60%, 76,000 में। द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज ऑन 30th ऑफ नवंबर। क्या बीच में कभी एक कंपनी एक्वायर की हमने? 30 नवंबर। तो यानी कितने महीने हो गए? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 महीने बाद हमने कंपनी को अक्वायर किया है, मतलब बैलेंस शीट बना रहे हैं आफ्टर 7 मंथ्स। ये आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इतना इतना बैलेंस है। फिर इन्वेस्टमेंट, अब ये बताओ ऊपर 76,000 की ली थी या 98,000 की है? इसका क्या मतलब है? फटाफट से बताओ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देयर मस्ट बी सम अदर इन्वेस्टमेंट। क्या मुझे बता सकते हो अदर इन्वेस्टमेंट कितने की होनी चाहिए? 22,000 की अदर इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। फिर उसके बाद इन्वेंट्री लिखा है, रिसीवेबल्स लिखा है, कैश लिखा है, शेयर कैपिटल लिखा है, रिटेन्ड अर्निंग लिखा है, नॉन करंट लायबिलिटीज में हेडिंग पे लिखा हुआ ये टोटल होगा। नॉन करंट लायबिलिटी में 8% लोन लिखा है और करंट लायबिलिटी लिखा है, और ये बैलेंस शीट का टोटल होगा। आगे वो क्या कह रहा है? द इन्वेंट्री ऑफ के इंक्लूड्स 8,000 of goods purchased for cash from S at a cost plus 25%। के कौन है? होल्डिंग सब्सिडरी। के होल्डिंग है, होल्डिंग के पास 8,000 के गुड्स हैं जो उसने परचेज किए थे एस से। क्या ये आपकी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट हो गई? द आंसर इज यस। क्या ये अपस्ट्रीम है? द आंसर इज यस, ये अपस्ट्रीम है। On 1st of June, K transferred an item of plant to S for rupees 15,000। K ने सेल किया कोई प्लांट, its carrying amount on that date was 10,000। The asset had a remaining useful life of 5 years। तो मुझे फटाफट से बताओ, ये भी क्या यूपी के एडजस्टमेंट है? अनरियलाइज प्रॉफिट, द आंसर इज यस। लेकिन ये कौन सी है? ये डाउनस्ट्रीम है। अच्छा, ऊपर वाली एडजस्टमेंट स्टॉक की थी और ये किसकी है? ये मशीन की है।
K values the non-controlling interest using fair value method. On the date of acquisition, the fair value of 40% interest is 50,000 rupees. An impairment loss of 1,000 is charged against the goodwill. तो ये goodwill की impairment भी आ गई. S earned a profit of 9,000 in the year ended 30th of November. अच्छा, उसने अगर आपको प्रॉफिट बता दिया तो ये प्रॉफिट दे दिया, तो इसका मतलब आपके पास प्रॉफिट की उसने वैल्यूएशन दे दी आपको. बाकी देखते हैं आपको ये समझ में आया कि नहीं आया. क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर उसने प्रॉफिट बता दिया तो ये आपको अपने पास ना, जो आप ढूंढते थे डेट ऑफ एक्विजिशन और ये पोस्ट और ये टोटल, ये उसमें अपने आप एलोकेट करके निकाल लेंगे. 9,000 सीधा ही दे दिया उसने. The loan note in S represents money borrowed from K on 30th November. भूल मत जाना, क्या कुछ में कुछ अनइवन आइटम भी दिख रही है कि लोन में कोई इंक्लूडेड है मनी बोरोड फ्रॉम के ऑन 30th ऑफ नवंबर. तो क्या कोई अनइवन आइटम भी है? द आंसर इज यस. चेक करना पड़ेगा कितने दिन का इंटरेस्ट लगता है. इंक्लूडेड इन के रिसीवेबल्स इज 4,000 रिलेटिंग टू इन्वेंट्री सोल्ड टू एस ड्यूरिंग द ईयर. एस रेज्ड अ चेक ऑफ सो एंड सेंट इट और टू के ऑन 29th ऑफ नवंबर. के डिड नॉट रिसीव द चेक. ये आपका कैश इन ट्रांजिट हो गया और कॉन्ट्रा के आइटम आ गए. प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. हाँ, विकास ने कहा है इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट 12 महीने की है. इस स्टेटमेंट में गलतियां बताइए. विकास अग्रवाल, दिन कितने रह गए सीए बनने में, ये भी बताना जरा. बैलेंस शीट 12 महीने की कब से बनने लग गई? चलिए जी, क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 130. सीधे ही स्टार्ट कर रहा हूं मैं. तो मुझे डेट ऑफ एक्विजिशन बता दो. डेट ऑफ एक्विजिशन आपने शेयर्स कब अक्वायर किए थे? 1 मई 2007 को. और बैलेंस शीट कौन सी डेट की दी हुई है उसने आपको? 30th ऑफ नवंबर 2007. तो पोस्ट में कितने महीने होने चाहिए? 7 महीने होने चाहिए. बैलेंस शीट में आपको उसने दिया है शेयर कैपिटल 40,000. क्या ये सेम ही रही होगी पहले भी? द आंसर इज यस. रिटेन्ड अर्निंग. तो विकास अग्रवाल, बैलेंस शीट में जो रिटेन्ड अर्निंग दी होती है 12 महीने की दी होती है कि रिटेन्ड अर्निंग एज ऑन डेट होती है? ये एज ऑन डेट होती है. 69,000 एंड अ पर्टिकुलर डेट. अच्छा, क्या क्वेश्चन में आपको ये बैलेंस दिया हुआ है कि जब हमने डेट ऑफ जब हमने शेयर्स अक्वायर किए थे तो उस दिन का बैलेंस बताओ? नहीं दिया हुआ है. हाँ, आपको एक डेटा दिया हुआ है. कह रहा है 12 महीने का प्रॉफिट 9,000 है. तो मुझे ये बताओ, ये प्रॉफिट किसके लिए हो गया? ये प्रॉफिट हो गया 1 दिसंबर 2006 से 30/11/7 तक. पर आपको 7 महीने का चाहिए. कोई बात नहीं. अब मुझे ये बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हो बिगिनिंग में कितना बैलेंस रहा होगा? 1 दिसंबर 2006 को कितना बैलेंस रहा होगा? अगर ये गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या आप ये बैलेंसिंग फिगर बता सकते हैं कितना होगा? तो दिस मस्ट बी हाउ मच? बबलू कह रहा है 62,000. द आंसर इज नो, 60,000. भाई ये 69 है, ये 9 है, तो ये कितना होगा? 60,000. मुझे अब ये बताओ, ये कितना हो गया? 9,000. ये कितना हो गया? 1 लाख. क्या इस सवाल में हमारे पास कुछ अनइवन आइटम्स हैं? हाँ, उसने कहा था एक लोन नोट है जो हमने पैसा बोरो किया है, तो एक फाइनेंस कॉस्ट आ रही होगी जो कि कब आई होगी? 30th नवंबर को. ओ माय गॉड, उसका अमाउंट नील होगा. बताइए नील क्यों होगा? बिकॉज इट इज ऑन
लास्ट डेट, क्योंकि वो लास्ट डेट है इसलिए उसका अमाउंट 0 होगा। वेदांत कह रहा है 9000 को 7 से डिवाइड नहीं करेंगे। वेदांत सीधा डिवाइड कर दोगे कि अनइवन को चेक करोगे? चार्टेड अकाउंटेंट है, फटाफट से बताना। इतनी टाइम के बाद भी यही गलती करेंगे तो फिर कैसे होगा इंस्टीट्यूट का काम? पहले अनइवन को चेक करिए, वो नहीं होगा तो मैं ऑफ कोर्स लाऊंगा 7 महीने पर। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं है। नाउ दिस इज 9,000, दिस इज 1 लाख। अगर ये 9000 के प्रॉफिट हैं 12 महीने के, तो 5 महीने के प्रॉफिट क्या शिफ्ट कर देने चाहिए? दिस इज योर टाइम एडजस्ट। कितना आ गया फटाफट से बताओ? 5250, कोई बच्चा कह रहा है 3750। आई एम नॉट श्योर कितना है। तो ज्यादा बच्चे अब 3750 बोल रहे हैं, तो 3750 103750। और मुझे ये बताओ ये बैलेंस कितना आ गया? 5250, 5250। अब मुझे ये बताइए, अनइवन आइटम तो कोई थी नहीं, तो उसका तो आपने कुछ करना नहीं है। तो हमारे पास और कोई चीज, गुडविल की इंपेयरमेंट को बाद में देखेंगे, एनसीआई लेना है किसी और ढंग से। अब आपके पास आ गया एक यूपी। यूपी कौन सा वाला लोगे? ऑन स्टॉक। कौन सा वाला लोगे? ऑन स्टॉक। मुझे ये बताओ स्टॉक में कितना जुड़ा हुआ है? स्टॉक में जुड़ा हुआ है 8000, जो हमने परचेज किससे किया था? एस से। 1/5 ऑफ सेल्स के ऊपर, तो कितने का हो जाएगा यूपी? दिस इज द अमाउंट ऑफ यूपी। प्रेरित फाइनेंस कॉस्ट नील क्यों आई है? क्योंकि लास्ट डे आपने लोन लिया है, तो ब्याज कितना होगा? निकालो जरा। 20,000 के ऊपर 8% फॉर 0 डेज, तो ये कितना हो जाएगा? जिस पर आप कह रहे हैं कि मुश्किल हो गया ये। प्रेरित, चले आगे। चलिए अब मुझे ये बताइए, अनरियलाइज प्रॉफिट के बाद 103750 बैलेंस बताओ कितना? टाइम एडजस्टमेंट 5 महीने कैसे लिया? केशव, तुम्हारे लिए मैं बस सही बताऊं, तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, रोज जाना, ठीक है? पास होने के कितने तरीके फटाफट से बताओ? पास होने के कितने तरीके? एक तो तरीका समझो, प्रैक्टिस करो। और दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका है भगवान पर पूरी आस्था रखो, क्योंकि तुम तो कुछ कर नहीं रहे, वही कुछ करेगा। एक बच्चा कह रहा है चीटिंग कर लो, तो चीटिंग कुछ नहीं, ये भगवान के ही बनाए हुए बाकी रास्ते हैं। अदर देन हार्डवर्क सब भगवान ने ही तरीके बना रखे हैं, क्योंकि वो आप कर्म नहीं कर रहे। तुमको अभी ये समझ में नहीं आ रही है 5 महीने कैसे हैं, तो आपकी क्वेरीज का स्तर कितना घटिया हो गया केशव। मतलब मैं आपको अब महीने भी गिनवाऊं यहां पर? दिसंबर से स्टार्ट हुआ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। हमने कंपनी को अक्वायर कब किया था? हमने कंपनी को अक्वायर किया है 1 मई को। कितने महीने जाएंगे प्री में? तुम कह रहे हो ये 5 कहां से आ गए? केशव सॉरी बोलो और मुझे वादा करो कि आप आगे से अपना दिमाग दौड़ाओगे, ठीक है? वादा करो। मुझे चिंता हो जाती, तुम्हें नहीं होती, मुझे हो जाती। मुझे लगता है भाई ये अल्टीमेटली बच्चा क्या करेगा जीवन में, ठीक है? आपकी इस बार के पेपर को मार्क बना लो कि इस तरह का लेवल आने वाला है। अगर मान लो आपने मेहनत नहीं की तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। आशा कह रहे हैं क्या गुडविल भी यहां पर एडजस्ट कर दें? कर सकते हैं। आप गुडविल यहां एडजस्ट करना चाहते हैं क्या? क्योंकि 1-2 बच्चे पहले भी कई बार कह चुके हैं। विकास हाँ कह रहा है, बाकी सब ना कह रहे हैं, तो बाद में कर लेंगे फिर। तो ये कितना आ गया अमाउंट? 3650। एलोकेशन करके बताओ मुझे फटाफट से। अब एलोकेशन बताना, पी की और एनसीआई की। शेयर देख लो कितने कितने का है। शेयर है 60%, 40%, 2190 और 1468। ये 8 कहां से आ गया भाई? 1460। अच्छा अब मुझे बताओ कैलकुलेशंस करनी है, किसकी कैलकुलेशंस करनी है? ये सवाल तो वीडियो गेम जैसे हैं। आप करो तो सही और चैलेंज लेकर करो कि भाई मैं सवाल को कराऊं, खुद ही करूंगा, किसी की हेल्प नहीं लूंगा, तो आप में इंप्रूवमेंट्स आएंगी। क्योंकि आप हर गलती को फिर ना अपने आप को झिड़कोगे कि यार मैं क्यों गलती कर रहा हूं।
इन्वेस्टमेंट का बैलेंस आएगा 76,000। बताइए 22,000 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 22,000 अदर इन्वेस्टमेंट है। एनसीआई लेना है एट फेयर वैल्यू, बताना कितनी है एनसीआई एट फेयर वैल्यू। एनसीआई एट फेयर वैल्यू कितना है बताओ जरा, कितना है? 50,000। आईएनए कितना है? आईएनए आपके पास है 103,750। गुडविल बताओ कितने की है? 22,250 माइनस इम्पेयर्ड कितनी है? इम्पेयर्ड इम्पेयर्ड है 1,000, तो 21,250 की गुडविल बच गई। एनसीआई में आप डेट ऑफ एक्विजिशन पे बताओ कितने का है? 50,000। पोस्ट में कितने का था? 1,460। गुडविल इंपेयरमेंट यहां पर भी करनी पड़ेगी, बताना कितने की गुडविल इंपेयरमेंट यहां आएगी। तो गुडविल इंपेयरमेंट का टोटल अमाउंट बताओ। 1,000 का 400 दिस इज इक्वल टू 51,060। पेरेंट कंपनी का प्रॉफिट बताओ। पी लिमिटेड का प्रॉफिट कितना है? पी नहीं है शायद, के नाम था। के लिमिटेड का प्रॉफिट कितना है? ये क्वेश्चन में दिया होगा 189,000। प्लस में कर दो, इसमें क्या कर दोगे? पोस्ट एक्विजिशन, वो कितने का है? 2190। माइनस कर दो गुडविल इंपेयरमेंट 600। क्या इसमें एक और भी यूपी आएगा? फटाफट से बताओ, क्या कोई और भी यूपी है? हाँ प्रणव, कौन सा वाला यूपी है? मशीन का है, ठीक से बताना, मशीन का यूपी निकालना है। तो मुझे ये बताओ, मशीन के यूपी के बारे में उसने लिखा है 1 जून को के ट्रांसफर टू वन मशीन। तो यहां निकालिए कैलकुलेशन ऑफ यूपी ऑन मशीन। मुझे बताओगे आज की बुक वैल्यू क्या है? आज की बुक वैल्यू क्या है? हमने एक मशीन बेची थी 15,000 की। 15,000 को डेप्रिशिएट कितने में किया था? इट्स कैरिंग अमाउंट एट दैट डेट वाज 10,000। उसकी लाइफ थी 5 साल। 5 साल मतलब 60 महीने। क्या मैंने उसको 1 जून से कितने महीने हो गए? एक बार गिनना पड़ेगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने हो गए। 6 महीने मैंने 7 गिन दिए थे। तो मुझे बताओ आज इसकी बुक वैल्यू कितनी होगी? प्रणव कह रहे हैं 13,500। मुझे ये बताओ बुक वैल्यू क्या लिखते थे? हैड नो ट्रांसफर टेकन प्लेस विद न्यू लाइफ एंड न्यू स्क्रैप वैल्यू। तो क्या इसका क्वेश्चन में उसने बता रखा है कि अगर ट्रांसफर ना होती तो इसका कैरिंग अमाउंट कितना होता? 10,000 होता। क्या हम 10,000 को ही 60 महीने में डेप्रिशिएट करते तो मुझे फटाफट से बताओ कितना अमाउंट होता? दिस इज इक्वल टू 9,000। तो मुझे बताओ देयरफॉर हमारे पास कितना डिफरेंस आ गया? 4,500। ये क्या है? यूपी ऑन मशीन। डाउन स्ट्रीम है, इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत आपको होती नहीं है इसके अंदर। दिस इज इक्वल टू 4,500। मुझे बताइए और कोई एडजस्टमेंट थी? कैश इन ट्रांजिट की, उसको बाद में देखेंगे। 186,090 186,090। और क्वेश्चन में क्या बच गया हमारे पास? अब तो सिर्फ एक आपका कॉन्ट्रा बचा हुआ है लोन का, दूसरा कॉन्ट्रा किसका बचा हुआ है? रिसीवेबल्स का। बाकी सब चीजों को तो हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। तो एक्सप्रेस गति से सीबीएस भी बना के दिखाएंगे। फटाफट से मुझे बता दीजिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बैलेंस कितना आ गया? पीपीई का बैलेंस आ गया 138 प्लस 115 माइनस 4500 का यूपी। और कोई रिवैल्यूएशन तो थी नहीं, बैलेंस आप बताओ। गुडविल का अमाउंट आ गया 21,250 रुपए। एक आपके पास इन्वेस्टमेंट्स भी आ गई। इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपका बैलेंस कितने का आ गया? इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस था आपके पास 98,000। 76,000 आपने हटा दिए और 20,000 रुपए का एक लोन का कॉन्ट्रा था। तो बैलेंस बताओ पीछे कितना आ गया? क्या इस तरह से डेप्रिसिएशन अनइवन आइटम नहीं है? पहली बात नहीं, डेप्रिसिएशन की आप एंट्री साल में एक बार डालते हो, दैट डज नॉट मेक्स इट अनइवन। ओके। 2,000। अच्छा, अब मुझे बताओ कि यहां तक पहुंच गए। नेक्स्ट नेक्स्ट आइटम कौन सी आ गई? इन्वेस्टमेंट के बाद हम आ गए इन्वेंट्री पर। इन्वेंट्री है 15,000 प्लस 17,000 और इन्वेंट्री के अंदर आपका यूपी का अमाउंट कितना था? यूपी का अमाउंट 30,400। यूपी का अमाउंट था 1,600। फिर आपके पास आए थे ट्रेड रिसीवेबल, वो थे 19,000 प्लस 20,000 और इसमें आपने कॉन्ट्रा कुछ किया था।
ट्रेड रिसीवेबल्स में जुड़ा हुआ है 4000, मुझे बताओ कितना आ गया? 35,000। फिर आया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2000 प्लस 0। कैश इन ट्रांजिट कितने का था? इसमें उसने लिखा था रेज्ड अ चेक ऑफ रुपीज 2500, तो चेक कैश इन ट्रांजिट था 2500, दिस इज इक्वल टू 4500। शेयर कैपिटल का अमाउंट था 50,000 रुपए। रिटेन्ड अर्निंग में आ गया अदर इक्विटी 186,090। फिर आ गया एनसीआई 51,060 रुपए। फिर आ गया आपके पास लॉन्ग टर्म लोन 8% लोन, ये था 20,000, माइनस कर दिया 20,000, ये खत्म हो गया। फिर आ गई करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में है 33,000, प्लस है 23,000, माइनस में आपके पास 1500 का आपका ट्रेड पेबल आ रहा होगा, 54,500। टोटल लगाइए फटाफट से, 341,650, 341,650। आपको तो ना ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन और भी करने चाहिए, अगर हमारी किताब के अलावा भी ढूंढने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 दिखाओ जी। प्रेरित 132 नंबर आपने लाइन में नहीं लिखवा रखा है, तो आपको फिर क्वेरी पूछनी नहीं चाहिए अभी। तनिष्का कह रहे हैं समझ नहीं आया कि गेन और डेप्रिसिएशन अनइवन क्या है। तनिष्का ये बताओ, अगर मैं साल के अंदर इंटरेस्ट की एंट्री साल के एंड में डालता हूं, तो क्या ये अनइवन हो जाता है? बताओ जरा फटाफट से। साल में एक बार अगर एंट्री डालता हूं, तो क्या ये अनइवन हो जाता है? द आंसर इज नो, इट इज इवन आइटम। आप अपने पास इंटरेस्ट रोज लगाते हैं, पर आपने लिखा नहीं, और कुछ नहीं है। वैसे ही क्या डेप्रिसिएशन साल के एंड में एक बार लगाएं, तो क्या वो हमारे पास अनइवन हो जाता है? द आंसर इज नो। तीसरी बात, आपने जो 9,000 रुपए की फिगर लगा रखी है, क्या इसमें आपने अपने पास एडिशनल डेप्रिसिएशन कोई लगा रखी है? कुछ भी नहीं लगा रखी है, नॉर्मल आपने डेप्शन लगा रखी है। इसका मतलब आपने अपनी जो रीवैल्यूएशन है ये आप कर रहे हैं, यूपी का काम आप कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। इस बार गुडविल इंपेयरमेंट फ्रॉम एनसीआई से करना, और अदर इक्विटी से डिडक्ट। इस बार गुडविल इंपेयरमेंट फ्रॉम एनसीआई अदर इक्विटी से डिडक्ट की। हाँ तो करी ना इस बार सक्षम, क्योंकि फेयर वैल्यू पर था एनसीआई। चलिए। हाँ, श्रुति कह रहे हैं अगर मान लो एसेट इन बिटवीन ईयर परचेज किया हो तो अनइवन हो सकता है, बट उसकी जानकारी सवाल देगा आपको। पेरेंट कंपनी ट्रांसफर्स एन आइटम ऑफ प्लांट टू इट्स सब्सिडरी फॉर 6,000। सारे बच्चे बताओ, पेरेंट ने ट्रांसफर किया 6,000 रुपए का एक प्लांट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 2001। The plant originally cost 10,000, had original useful life of 5 years when purchased 3 years ago. The useful life of the asset has not changed as a result of transfer. What is the unrealized profit on the transaction at the end of the year? For the year आपने बताना है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। इसका प्रिंट ले लिया, प्रिंट ले लो इसका। हो गया। तनिष्का, तनिष्का मेरे बच्चे तुम क्यों कंफ्यूज रहते हो? पहले तो ये बताओ, पता प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्रैक्टिस तो पूरी करनी नहीं, कुछ भी आड़ा तिरछा पॉइंट दिमाग में डाल के फिर उसको बड़ा कर लेते हो कि ये पता नहीं क्या हो गया। ये अगर मशीन बेची है होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को, तो सब्सिडरी कंपनी ने उसे अपने पास मशीन को अक्वायर कर लिया। आप ये कैसे कह देंगे कि ये मशीन जो खरीदी है इससे पहले कोई सिमिलर मशीन नहीं थी? आप ये कैसे कह देंगे? आपको उसके लिए इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। आपको याद है मैंने यही चर्चा आपके साथ की हुई है कि अगर मान लीजिए कोई लोन की बात आती है, तो आप ये थोड़ा ना मान लोगे कि नया लोन है तो पहले लोन नहीं होगा, पहले भी तो लोन हो सकता है। तो तब मैंने क्या बोला था, यू नीड टू चेक द फैक्ट्स। आप ये कह रहे हैं कि मशीन खरीदी, अरे खरीदी तो उससे पहले भी कोई मशीन रही होगी हमारे पास।
इसका मतलब आपने अगर एक कार आज खरीदी, दैट डज नॉट मेक्स कि वो अनइवन है। आपके पास पहले भी कारें होंगी, अनलेस मैं स्पेसिफाई करूं। अनइवन चीज मैंने तब भी कहा था आपको हमेशा मेंशन्ड होगी। अब इस पर पीएचडी करनी है तो कर लीजिए जितनी भी करनी है, क्योंकि पॉइंट इज इससे कुछ फायदा होगा नहीं। ठीक है, आपको करना तो वही पड़ेगा जो आपका बेसिक सवाल कहता है। आप ये तो कह नहीं सकते मैं अपनी मर्जी से सवाल में ड्राफ्टिंग करना शुरू कर दूं। तो करना वही है जो आपको हमने करा है। ठीक है, तो अपना टाइम सेव किया करो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट। क्वेश्चन नंबर 119। वो कह रहा है पेरेंट ने ट्रांसफर किया है एक मशीन, खाली यूपी की कैलकुलेशन करनी है। तो मुझे बताओ व्हाट इज द बुक वैल्यू करंट। आज बुक वैल्यू क्या आ रही है? हमने कितने का ट्रांसफर किया था उसको? 6000 का। उसने 6000 पर कितने का डेप्रिशिएट करा होगा? 2001 में हमने अपने पास किया था। द प्लांट ओरिजिनली कॉस्ट 10,000 हेड, वो तो बाद की बात हो गई। और लाइफ कितनी है? ओरिजिनल उसकी लाइफ थी 5 साल। तो मुझे फटाफट से बताओ अभी कितनी लाइफ रह गई? तो अभी कितनी लाइफ रह गई? 2 साल। आप ये सवाल कब कर रहे हैं? आप कह रहे हैं ट्रांसफर किया एट द स्टार्ट ऑफ द 2001। तो मुझे फटाफट से बताओ आपकी आज की बुक वैल्यू कितनी हो गई? 6000 माइनस 3000 इज इक्वल टू 3000। दूसरा मुझे बताइए हमारे पास कितने की बुक वैल्यू है? हेड ट्रांसफर नॉट टेकन प्लेस। उसने कहा है प्लांट हमने खरीदा था 10,000 रुपए का उस वक्त, और हम अपने पास अगर मान लो डेप्रिसिएशन लगाएं तो मुझे बताओगे हमारे पास ओरिजिनल उसकी लाइफ कितनी थी? 5 साल। और व्हेन परचेज्ड 3 इयर्स अगो, तो अब उसके पास 4 साल हो गई है। तो व्हाट इज द वैल्यू कितनी आ गई? तो अमाउंट निकाल लीजिए इसका, बुक वैल्यू कितनी होती? दिस इज इक्वल टू 2000। यूपी इज इक्वल टू 1000। 10,000 का खरीदा था, 5 साल लाइफ थी। यहां पर हमने यूपी ट्रांसफर किया है, तो 10,000 का एसेट यहां कितने का हो जाएगा? मुझे बताओ उसका सीए कितना हो जाएगा? 10/5 कर दो तो ये हो गया हमारे पास 2000। तो 2000 की डेप्रिसिएशन हर साल लग गई, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 4000। आप यूपी यहां कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अब 4000 को अगर मैं डेप्रिशिएट करता तो 4000 की लाइफ थी 2 साल, तो कितने का एसेट बच जाता? तो इसका सीए जो बचता वो कितने का बचता? 2000। हमने कितने का ट्रांसफर कर दिया था? शायद 6000 का। हमने 6000 को 3000 डेप्रिशिएट कर दिया, तो कितने का सीए अभी है? अभी बच गया 3000। कितने का होता? 2000। यूपी कितने का हो गया? 1000। चल सकते हैं आगे। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 119 135। दिखाओ जी। 135 में आ जाइए और देखें क्या कह रहे हैं। हालांकि रितिका का कहना है कि मेरा ये डाउट था और डाउट सॉल्व हो गया, बट देयर मस्ट बी सम अदर स्टूडेंट ऑल्सो। सभी का डाउट सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपने पास आ हाँ 78 नंबर भी लिख दिया बस। तो P acquired 80% of S on 1st of December 2004, paying 4.25 per share in cash। तो इसका मतलब हमने अपने पास 80% शेयर्स इस डेट को अक्वायर किए हैं, इतने रुपए कैश दिए हैं। एट दिस डेट द बैलेंस ऑन एस रिटेन्ड अर्निंग वाज सो एंड सो। ऑन 1 मार्च 2007 पी अक्वायर्ड। ये क्वेश्चन मैंने कब दिया आपको? क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ था क्या? ये तो एसोसिएट का क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन कब दे दिया आपको? लाइक इतना टाइम लगाते हैं फिर ढूंढ के पता चलता है क्वेश्चन तो नॉट इन होमवर्क था ये।
रितिका तुमने कहां से कर लिया ये? तुमने तो कहा डाउट सॉल्व हो गया, कहां से सॉल्व हो गया? तुमने तो एसोसिएट के बारे में कोई बात ही नहीं कर रखी। 43rd नंबर क्वेश्चन, 43rd। 43rd पर आ जाओ। A Limited, which is involved in selling of capital equipment, a parent company sold a capital equipment costing 100 lakhs to its 80% subsidiary at rupees 120 lakhs. तो मुझे फटाफट से बताइए, the capital equipment is recorded as PPE by B Limited. तो उसने इसको किस पर रिकॉर्ड कर लिया? उसने उसको अपने एसेट्स में रिकॉर्ड कर लिया। द यूजफुल लाइफ ऑफ द पीपीई ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर वाज 10 lakhs, 10 years. Show the necessary adjustment in the consolidated financial statements. तो मुझे फटाफट से ये बताओ, इसका प्रिंट हो गया? प्रिंट लेना पड़ेगा। हो गया? मैं हट जाऊं क्या? हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 43rd। वो कह रहे हैं ए लिमिटेड ने, जिसका बिजनेस है, ध्यान दें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसका बिजनेस है कैपिटल इक्विपमेंट बेचने का। वो कहते हैं हमने अपने पास एक सोल्ड कर दिया एट रुपीज 120 लैक्स, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? फटाफट से बताओ, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 100 लैक्स। क्या ये कॉन्ट्रा आइटम हो गई? ना ये सेल है ना ये परचेज है। इसका मतलब एक तो ये कॉन्ट्रा आइटम हो गई, दूसरा उसने कहा सोल्ड जो किया था वो 120 का किया था जिसकी लाइफ है, तो क्या इसमें एक यूपी भी निकालना पड़ेगा? तो ढूंढिए बुक वैल्यू कितनी होती हमारे पास, फटाफट से बताओ जी बुक वैल्यू कितनी होती। तो बुक वैल्यू अभी आ रही है 120 के ऊपर कितने साल की लाइफ है? लाइफ है उसकी 10 साल। तो इसका मतलब हमारी बुक वैल्यू कितनी हो गई? फटाफट से बताओ कितना अमाउंट निकला आएगा? ये आ गया 108। अच्छा, और अगर ये उसी की बुक्स में कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो जाता, ये कितना हो जाता? 90। तो कितने रुपए का यूपी है? यूपी आ गया 18। किसने प्रॉफिट कमाया था? ये फटाफट से बताओ किसने प्रॉफिट कमाया था? द प्रॉफिट वाज अर्न्ड बाय पेरेंट, तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम। ये हो गया डाउन स्ट्रीम। तो मुझे फटाफट से ये बताओ इधर देखो, पी एंड एल ऑफ ए, पी एंड एल ऑफ बी, बैलेंस शीट ऑफ बी। फटाफट से बताओ क्या इसने पहले इक्विपमेंट खरीदा होगा? स्टेप 1 पे फटाफट से बोलो हाँ। जल्दी से बताओ वंश, क्या इसने पहले परचेज किया होगा? द आंसर इज यस। बिना परचेज किए तो सेल नहीं होगी ना। फिर उसने इसको सेल कर दिया, कितने का सेल कर दिया? 120। कितने का सेल कर दिया उसने? 120। ये उसने इसको सेल कर दिया। जब इसने सेल कर दिया तो इसके पास क्या बन गया? इसके पास बन गया हमारी कॉस्ट 120, जिसको उसने क्या कर दिया? उसने इसको डेप्रीशिएट कर दिया। कितना डेप्रीशिएट कर दिया? 12। उसके बाद उसका बैलेंस कितना आ गया? 108। क्या ये हो रखा होगा? फटाफट से बताइए हाँ कि ना। जब ये हो रखा है और मुझे अब इन्हें कंसोलिडेट करना है, तो मैंने कहा ठीक है जी, तो क्या इसकी सेल, इसकी परचेज में से 120 और 100 कट जाना चाहिए? फटाफट से बताइए हाँ कि ना।
क्या इसकी सेल और इसकी परचेज में से ये कट जाना चाहिए? आपने नोटिस किया ये कॉन्ट्रा क्या हम पहले भी करते थे? जल्दी से बताओ हां के ना। क्या हम ये कॉन्ट्रा पहले भी करते थे? हाँ, आशा 1 मिनट पहले रुको। पहले भी कॉन्ट्रा करते थे? ज्योति ने कहा हाँ। आपने ध्यान से पहचाना नहीं। पहले पता कैसे कॉन्ट्रा करते थे? पहले मैं कहता था सेल भी कम हो जाएगी 120 और परचेज भी कम हो जाएगी 120। नोटिस करिए द डिफरेंस। बात समझ में आ रही है? ये कॉन्ट्रा कैसे आ रहा है? ये कॉन्ट्रा दो कंपनियों का अलग अलग नहीं है, क्योंकि असल में इसकी सेल है तो इसकी परचेज नहीं है, इसी की परचेज हटेगी हमारे पास। पहले मैं क्या करता था, ये सेल और ये परचेज कॉन्ट्रा करता था, तो होता क्या था, ट्रू परचेज रह जाती थी, बाकी नकली वाली हट जाती थी, वो स्टॉक होता था बाकी का। अब क्या हो रहा है, अब मैंने अपने पास कहा ये वाली कॉन्ट्रा हटाओ। कैन यू सी द डिफरेंस? तो मुझे बताइए, क्योंकि हमने कहा भाई जो ए ने खरीदा है स्टॉक, वो असल में स्टॉक नहीं है, वो पीपी है ग्रुप का। हमने अपने लिए कार खरीदी है, तो इट इज नॉट योर परचेज, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं कारें बनाता हूं और मैं अपनी ही कंपनी में कार का इस्तेमाल करने वाला हूं, ये मेरी परचेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इसका मतलब ये मेरी परचेज नहीं है। तो परचेज में से कितना हटेगा, फटाफट से बताओ। परचेज में से कितना हटेगा? 100 का हटेगा। और सेल में से कितने का हटेगा? 120 का सेल में से घटेगा। यहां तक ठीक हो गई बात? अब मुझे ये बताइए, जब ये आपके पास आना चाहिए तो कितने का आना चाहिए था? आपके पास तो आना चाहिए था 100 का। फटाफट से बताओ कितने का आना चाहिए था? 100 का। और आपको डेप्रिशिएट भी कितने का करना चाहिए था? 10 का। तो आपके पास ये एसेट कितने का आना चाहिए था? 90 का। बट आप ऑलरेडी 108 का दिखा चुके हैं, तो इसका मतलब ये कि आपको क्या अभी भी अपने पास 18 का प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। किसका प्रॉफिट हटाओगे, ए का या बी का? फटाफट से बताओ, 18 प्रॉफिट किसका हटाओगे, ए का या बी का? हु अर्न्ड द प्रॉफिट्स? तो डेफिनेटली क्या इसके नेट प्रॉफिट में 20 का प्रॉफिट आ रहा होगा? द आंसर इज यस। ये वाले प्रॉफिट में आपने यूपी को एलिमिनेट कर दिया। क्या आपके पास मशीन ठीक आ गई? बिल्कुल ठीक। सेल ठीक आ गई? हाँ। परचेज ठीक आ गई? हाँ। सर लेकिन डेप्रिसिएशन ज्यादा आ गई है। वो रियलाइज्ड खर्चा है, रियलाइज्ड प्रॉफिट है। इसका प्रॉफिट 2 का और इसकी डेप्रिसिएशन 2 की, वो रियलाइज्ड है, उसको आपने टच नहीं करना है। इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट जो बनेगी, जो सीबीएस बनेगी, उसमें 90 का अमाउंट आएगा, सीपीएल में ऐसा ऐसा आएगा। मुझे फटाफट से बताओ आप क्या क्या एलिमिनेट कर रहे हैं? तो आप अपने पास सेल्स को एलिमिनेट करेंगे कितने का? 120। परचेज कितने के एलिमिनेट करेंगे? परचेज एलिमिनेट करेंगे हमारे पास 100 की। जो आपने अपने पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, जो आपने अपने पास एलिमिनेट करना है, वो कितने का है? वो आपका 18 का प्रॉफिट एलिमिनेट हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली वो हट जाएगा। वो आपके प्रॉफिट कहां चला जाएगा? पीपी लिख करके यूपी लिख, वो हमारी पीपी को रिड्यूस कर देगा। और जो 2 का प्रॉफिट है, जो आपने 2 अपने पास रखा है, क्या वो रियलाइज्ड प्रॉफिट है? द आंसर इज यस, ये रियलाइज्ड प्रॉफिट है। अब ये जो रियलाइज्ड प्रॉफिट है, ये कहां पर रहेगा? ये आपकी डेप्रिसिएशन में और प्रॉफिट में जनरेटेड रहेगा। कैपिटल इक्विपमेंट की सेल ए के लिए नॉर्मल कोर्स में हो गया और बी के लिए पीपी है। तो अनुष्का, तभी तो जब ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप के लिए क्या है वो? जब तक अनुष्का हम ग्रुप को नहीं समझेंगे तो पता नहीं चलेगा ग्रुप के लिए क्या है वो। ग्रुप के लिए आप समझ लो, मारुति कंपनी ने, मारुति सुजुकी ने एक कार अपने लिए बनाई इस्तेमाल के लिए, और वो बनाते हैं, उनको टेस्ट करनी होती है कारें कि इनका एक्सीडेंट करके देखें, या अपने स्टाफ के लिए उनको लगता है कार बनानी है, या उनको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बनानी है, तो कारें बनाते हैं। रियलाइज प्रॉफिट यानी पीएनएल। दिस इज पीएनएल। अच्छा, तो अनुष्का, क्या उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पीएनएल में आनी चाहिए? जब मैं ऐसे बोलता हूं तो क्या वो आनी चाहिए? वो नहीं आनी चाहिए ना। इसका मतलब हम अपने पास क्या करते हैं, जब ए अलग अलग होते हैं तो इसकी सेल है, इसका स्टॉक मशीन है, लेकिन जब ये इकट्ठा कर देंगे तो ग्रुप ने अपने इस्तेमाल के लिए एक एसेट बनाया,
तो ना ये परचेज में आएगा ना ये सेल में आएगा, और मेरे पास जो बैलेंस शीट बनेगी वहां पर भी ये 90 का आएगा, पर लिखा 108 का हुआ है, तो 18 से आपको अपना प्रॉफिट रिड्यूस करना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने भी पीएनएल को हिट किया है वेदांत, चेक करिए अपने पास, ये देखो। मैंने पीएनएल लिख दिया, उन्होंने डेप्रिसिएशन लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने पास पीएनएल लिख दिया, उन्होंने डेप्रिसिएशन लिख दिया कि डेप्रिसिएशन का ये रियलाइज प्रॉफिट है, तो देयरफॉर देयर इज नो ट्रीटमेंट। आप डेप्शन लिख दो अगर आपको डेप्शन लिखना है, मैंने पीएनएल डाल दिया। देवेश, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, चलेंगे लाइन में ही, ये आपकी क्वेरी 42 नंबर लाइन पे लग गई है। बबलू कह रहा है आपने पीपी से लेस किया, इन्होंने भी किया होगा, ये देखो ये रहा पीपी से लेस किया हुआ है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो कहां से लेस करोगे, वो पीपी से लेस करोगे। ये कॉस्ट ऑफ सेल, मैंने परचेज लिखा है, इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा है, ये रेवेन्यू है, मैंने सेल लिखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉमेनक्लेचर आप अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कौन सी दिक्कत है। शुभम कह रहे हैं ये 2 का रियलाइज प्रॉफिट कैसे आया है। बेटा जो आपके पास यहां पर इसका प्रॉफिट रह गया होगा 2 का, क्योंकि आपने 18 का प्रॉफिट यहां पर लिखा है, तो 2 का जो प्रॉफिट रह गया होगा वो लॉजिकली करेक्ट है ना, वो तो क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट डेप्शन डाल रखी है, तो प्रॉफिट आपका रियलाइज है। जिस चीज को आपने आगे कंज्यूम कर लिया एक एसेट का, आपको ना एक मैंने क्वेश्चन कराया था कि यूपी 1 लाख हुए, फिर 1 साल बाद 95 रह जाता है, फिर एक बार और, तो बताओ यूपी हर बार क्यों कम होता चला जाता है, फटाफट से बताओ शुभम। हम यूपी हर बार क्यों कम करते जाते हैं, क्योंकि उतने का डेप्रिसिएशन लगती जाती है, और हम मानते हैं कि डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट रियलाइज हो गया, वो अनरियलाइज्ड नहीं है, वो रियलाइज हो गया। अब आप कहेंगे सर डेप्रिसिएशन का रियलाइज कैसे हो गया, क्योंकि हम ये मानते हैं जो भी हम कॉस्ट जनरेट लगा रहे हैं, देयर इज अ मैचिंग बेनिफिट फॉर इट। ऑल दी कॉस्ट व्हाट आर बीइंग इनकर्ड, देयर इज सम बेनिफिट फॉर इट। और आप कहें सर मान लो कोई बेनिफिट ही नहीं है फिर भी कॉस्ट आ गई है, तो भी आपका वो एसेट तो है नहीं है, तो इसका मतलब वो रियलाइज्ड लॉस है। तो इन बोथ केसेस योर टू डेप्रिसिएशन इज द रियलाइज्ड प्रॉफिट, या आप कह लो आपने उसके अगेंस्ट रेवेन्यू जनरेट कर लिया होगा, या उतने का आपने लॉस ऑलरेडी बुक कर लिया है, तो दोबारा से बुक करने की आवश्यकता नहीं होती उसको। ठीक है, तुम इसे ऐसे समझ लो, मैं आप इसको ऐसे बोल दूं कि अगर हमने ये 120 का स्टॉक बेचा, इसने खरीदा और इसने भी उसे आगे बेच दिया 120 वाले को, तो फिर वो रियलाइज प्रॉफिट हो गया ना। तो एक का खर्चा एक की इनकम, अगर दोनों ने अपना अपना खर्चा इनकम दिखा रखा है तो रियलाइज्ड है। ओके, इसका मतलब हम यूपी जो निकालते हैं किस पर निकालते हैं, फिर से कॉन्सेप्ट याद करा रहा हूं, उन पर निकालते हैं जिसका इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा। जिनका खाली खाली पीएनएल में इफेक्ट आता है वो हमारा यूपी नहीं होता। आई होप यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। 1 ईयर का डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया। श्रुति कितने साल का क्वेश्चन था ये, 1 साल का ही तो था। हमने अपने पास क्या बोला, हमने इक्विपमेंट को बेचा, द कैपिटल इज रिक्वायर्ड, द यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर, शो नेसेसरी। हाँ, तो हमने बेसिकली यही माना कि 1 साल की डेप्रिसिएशन होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 43 के बाद 133 ये लीजिए, 133 दिखाइए जी। श्रुति कह रहे हैं क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि डेट ऑफ एक्विजिशन पर ही हमने अपने पास इसे लिया होगा। देखो श्रुति, डेट ऑफ एक्विजिशन पर ही अगर मान लो मैं यूपी ले आऊं डेट ऑफ एक्विजिशन पर, तो डेप्रिसिएशन का चक्कर ही नहीं है। सेम डे हमने सेल किया और सेम डे हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो इसके अंदर तो आपके पास सीधा सीधा क्या इफेक्ट आ जाएगा कि डेप्शन लगानी नहीं है, सीधा सीधा 20 हटा दो। और आपने कहा 1 दिन पहले हमने सेल किया था तो वो यूपी वैसे ही बेकार हो गया। तो नेचुरली, और फिर से बताया जाए, क्या ये क्वेश्चन जो आपको मैंने अभी भी कराया 43rd, क्या ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन है? जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं 43rd वाला, क्या आपको लगता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ये आपकी स्टडी मटेरियल में वो आपको यूपी समझा रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप स्टडी मटेरियल में ढूंढोगे तो वो आपको यूपी समझा रहा होगा, और यूपी में उसने आपको ये एग्जाम्पल कराया होगा।
तो नेचुरली यूपी में अगर मशीन का यूपी होगा तो इंस्टीट्यूट बिना डेप्रिसिएशन के क्यों समझाएगा? तो डोंट थिंक इट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस बात को बैकग्राउंड में रखो कि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए नहीं है। हम भी इसलिए कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, स्टडी मटेरियल के अंदर अगर उसने ऐसा किया है तो हमको पता चल जाए कि अच्छा ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ऐसा था। बाकी आपको ऐसे 3-3 लाइन वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 133। बैलेंस शीट ऑफ पी एंड एस ऑन 30th जून आर गिवन बिलो। पी और एस की है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। पी acquired 60% ऑफ एस ऑन 1st of जुलाई, यानी आज से 1 साल पहले की बात कर रहा है। व्हेन द रिटेन्ड अर्निंग वर 5,800, पी पेड 5,000 पे इन कैश। पी also issued ₹2 shares for every 5 acquired in S and agreed to pay a further 2,000 in 3 years' time. The market value of P's shares on 1st July was rupees 1.8. P has only recorded the cash paid in respect of investment in S. Current interest rate are 6%. ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने आपको भी रिसेंटली एग्जाम में डाला है, आपको मालूम है? ऐसा ही क्वेश्चन था ना, हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है वो क्वेश्चन, उसमें भी ऐसा ही था। हालांकि ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है? डिप्लोमा आईएफआरएस, और ये क्वेश्चन हम पिछले 5 साल से करवा रहे हैं, पर अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने भी ऐसा ही क्वेश्चन एक बनाया है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट की भी इंस्पिरेशन तो है ही ना। क्या आईसीएआई इज फेसिंग चैलेंज फ्रॉम एसीसीए? क्या आपको मालूम है ये बात? आईसीएआई इज फेसिंग चैलेंज फ्रॉम एसीसीए। द आंसर इज यस। क्या आपको पता है जो न्यू कोर्स में आ रहा है, हर जगह पर, हर चैप्टर के अंदर आ गया, इन हर चैप्टर मतलब हर सब्जेक्ट में, एफआर में भी आ रहा है एथिक्स। आपको पता है एफआर में भी एथिक्स आ रहे हैं, नए कोर्स में एफआर में भी एथिक्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एसीसीए ने भी अपने एफआर में किसे इंट्रोड्यूस कर दिया? एथिक्स। तो आप जब चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि अल्टीमेटली ये उनसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और इंस्टीट्यूट कहते हैं कि इनको हम अपने पास किसी भी प्रकार से कानूनी रिकॉग्निशन नहीं देने देंगे, जिस वजह से एसीसी की डिग्री थोड़ी सी कम वैल्यू वाली हो जाती है और आईसीए की डिग्री वैल्यू। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है, इसकी लीगल रिकॉग्निशन है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसकी लीगल रिकॉग्निशन नहीं है। यही कमी है बस, यही अल्टीमेटली, अदरवाइज तो ये बेटर कोर्स है। बट जिस दिन लीगल रिकॉग्निशन आ जाए तब, अभी जब तक नहीं आ रही है तो यही ही बेटर है, ठीक है। अच्छा तो वापिस आ जाइए। पी हैज ओनली रिकॉर्डेड द कैश पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन करंट। ये है द पी ग्रुप यूजेस द फेयर वैल्यू मेथड टू वैल्यू द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई वाज ₹5750। क्या आप फटाफट से हाँ विकास, बिल्कुल। मैं आपको विकास, ये जो क्वेश्चन आप डिप्लोमा आईएफआरएस के कर रहे हो ना, आप तो सीए बन जाएंगे। मैं आपको कभी मौका लगा तो दिखाऊंगा, ये सब क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगा। प्रिंट लेना है, ओके। ये पूछेगा इंस्टीट्यूट, क्योंकि उसको अल्टीमेटली तो उनका भी सोर्स यही है। बस फर्क इतना है कि वो अभी थोड़े से ढीले चल रहे हैं। और हम इसलिए नहीं कर रहे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे को अपने कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है। आओ जी मेरे साथ साथ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 133। फटाफट से कराना जरा क्वेश्चन मुझको। डेट ऑफ एक्विजिशन, पोस्ट और टोटल, फटाफट से बताते जाओ और मुझे लिखवाते जाओ। तो मेरे पास आ रहा है पी अक्वायर्ड शेयर्स ऑन 1st of July 2007। शेयर कैपिटल कितने किया उसकी उस दिन? 5,000। आगे बताइए जरा इसके बाद। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग कितनी है? 7,200।
और उसने कहा पहले रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी 5,800, बताओ जी कितना आ गया। हाँ जी प्रणव, 5,800, लेकिन एक बच्चा कह रहा है कि 1400, एक कह रहा है 1200। 1400 होना चाहिए ना, 1200 कहां से आ रहा है ज्योति आपका आंसर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि हमने अपने पास ये कर दिया, क्या मैंने एरर को रेक्टिफाई नहीं किया, चल जाएगा? फटाफट से बताइए। उसको बाद में ठीक कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। होल्डिंग कंपनी ने गलती कर रखी है, होल्डिंग कंपनी को आप बाद में ठीक कर लेंगे। मुझे ये बता दीजिए, कोई एडजस्टमेंट दे रखी है इसमें? कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एलोकेशन करके बता दो, एलोकेशन बता दो कितनी कितनी है। 840 560, 840 560। अब मुझे कैलकुलेशंस करनी है। गुडविल, एनसीआई, अदर इक्विटी, इन्वेस्टमेंट्स। वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट में हमने शुरुआत में कितने पैसे दिए थे? 5,000। बाद में हमने क्या मिस्टेक भी कर रखी है एरर में, एरर इन इन्वेस्टमेंट, हमने उसके अंदर कुछ गलती कर रखी है। पी ने कितने शेयर दिए हैं? 2 शेयर दिए हैं। फॉर एवरी 5 शेयर्स हमने कितने शेयर एक्वायर किए थे? 60% शेयर, यानी हमने 3,000 शेयर एक्वायर किए थे। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 1 रुपया 80 पैसे। तो ये एक आपकी कंसिडरेशन हो गई। प्लस आपने कहा है कि आप 2,000 रुपये और देंगे। 2,000 रुपये आप जो देंगे 3 साल बाद देंगे। मुझे फटाफट से बताओगे इसका डिस्काउंट फैक्टर कितना होगा? 3840। तो आप डिस्काउंट फैक्टर बता दो कितना है? 0.84। तो व्हाट इज द एरर इन इन्वेस्टमेंट? व्हाट इज द एरर इन इन्वेस्टमेंट? टोटल बता दो कितना आ गया? 3840, 3840। मैंने इन्वेस्टमेंट को क्विकली इसी में ही ठीक कर दिया। एनसीआई बताओ कितने की है, और आईएन ने बताओ कितने का है। गुडविल बताओ कितने के आ गए। इन दोनों को जोड़ो, ये अपने पास ये भी जोड़ो, ये माइनस करो। 3790। गुडविल, एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन वो कितने की है? 5750। पोस्ट एक्विजिशन कितना है? 560। गुडविल इंपेयरमेंट तो है नहीं, 6310। होल्डिंग कंपनी के रिटेन्ड अर्निंग है 12,500 रुपए। 12,500 है ना, 12,500। पोस्ट एक्विजिशन में कितने हैं? 840। जो आपने अपने पास यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिकॉर्ड किया है, मुझे बताओगे कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम रिकॉर्ड होगा? 1 रुपया 80 पैसे में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा? 2/5 इंटू 3,000 इंटू 80 पैसे का सिक्योरिटी प्रीमियम है। दिस इज इक्वल टू 960, मुझे काव्या ने बताया। क्या डेफर्ड कंसिडरेशन के ऊपर इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा? तो डेफर्ड कंसिडरेशन थी 2,000 इंटू 0.84। इस पर ब्याज का रेट कितना है? 6% इंटू 0.06 डेफर्ड कंसिडरेशन। सिक्योरिटी प्रीमियम पहले भी गिवन है, अच्छा वो भी डाल देंगे। तो ये कितना आ गया जी? 101। सिक्योरिटी प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस भी बच्चे ने कहा कि ऑलरेडी गिवन है। सिक्योरिटी प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस है 4,000 पे, तो इसके अंदर लिख दूं सिक्योरिटी प्रीमियम 4,000। गलतियां ठीक कर दी। मुझे फटाफट से बताओ बैलेंस कितना आ गया? 18,199। बाकी तो सीबीएस बनानी है आपने। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 15,000 प्लस 9,500। गुडविल 3790। इन्वेस्टमेंट्स आएंगी नहीं। करंट एसेट 7,500 प्लस 5,000। फिर उसके बाद शेयर कैपिटल वो है हमारे पास कितने की? 6,000 प्लस एरर की शेयर कैपिटल कितनी थी? 2/5 इंटू 3,000 इंटू 1। तो शेयर कैपिटल बता दो कितनी आ गई? 1,200, 7,200। फिर अदर इक्विटी आ गई 18,199। फिर आ गई आपका एनसीआई, वो आ गया 6310। फिर आ गया आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में आपके पास है 1,000 प्लस
500 प्लस डेफर्ड कंसिडरेशन कितने की थी? ओरिजिनली डेफर्ड कंसिडरेशन कितने की थी? ओरिजिनली डेफर्ड कंसिडरेशन थी 2000 का 84%, 1680। और ये ब्याज कितना था? 101। टोटल लगा के बताओ कितना आ गया? 3281। 3281। करंट लायबिलिटी 4000 प्लस 1800, 5800। और कोई चीज तो बची नहीं है, आप इसका टोटल लगा सकते हैं। फाइनेंस कॉस्ट सिर्फ 1 साल के लिए लेंगे, नॉट फॉर 3 ईयर। ऑफ कोर्स रचना, हमने डेट ऑफ अक्वायर किया, उसके बाद आज तक 1 साल हुआ है, तो अभी तक तो 1 ही साल का ब्याज आएगा ना। अगर इम्पेयरमेंट सीना में करेंगे तो क्या टाइम एडजस्टमेंट के बाद होगा? द आंसर इज यस। तुम वैसे ही कर लो आशा, जैसे हम कर रहे थे ना वैसे ही कर लो। क्वेश्चन नंबर 180 दिखाओ जी। 180 सोलर लिमिटेड has 80% interest in subsidiary Mars. सोलर लिमिटेड होल्ड्स, ये चेन होल्डिंग का सवाल है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 180। अभी कराते हैं दूसरे वाले सेशन में। 180 के बाद है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। A parent owns 60% of subsidiary. The subsidiary sells some inventory to parent. Subsidiary sells inventory to parent for 35,000 and makes a profit of 15,000. The inventory in the parent balance sheet at year end. Examine the intra-group transaction and generalize the entry. मुझे फटाफट से बताओ, क्या ये सेल परचेज दोनों कॉन्ट्रा हो जाएंगे? और इसकी एंट्री क्या बनेगी? ना तो उसकी सेल मानी जाएगी, ना उसकी परचेज मानी जाएगी। तो सेल कितने की हट जाएगी? 35,000। परचेज कितने की हट जाएगी? 35,000। उसने कहा जी इस पर 15,000 का प्रॉफिट था और अभी इन्वेंट्री पूरी की पूरी पेरेंट की बैलेंस शीट में रखी हुई है। मुझे फटाफट से बताओ, पेरेंट की बैलेंस शीट में रखी है तो क्या इन्वेंट्री रिड्यूस करनी पड़ेगी आपको? 15,000। तो क्या आप अगर सीबीएस बना रहे हैं तो सीना रिड्यूस करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। और अगर आप सीपीएल बना रहे हैं तो सीपीएल में क्या आपके पास ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में या चेंज इन स्टॉक में डेबिट हो जाएगा? फटाफट से बताइए। तो ये उसके अंदर हमारे पास इस तरह से ट्रीट होगा। तो इसमें देख लो, आंसर में कोई इश्यू तो नहीं है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स और हमारे पास आ गया इन्वेंट्री रिडक्शन। हाँ, तो बात वही है, बिल्कुल ठीक लिखा है इन्होंने भी। असल में उन्होंने अपने पास ना इसको अपने पास लिख दिया टू कॉस्ट ऑफ सेल्स और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। वो एंट्री कंबाइन कर देते हैं वो लोग, ये कंबाइन एंट्री है। तो आप कंबाइन ना करें तो आप नॉर्मल कर दें। उन्होंने इसके अंदर पता क्या कर दिया, उन्होंने अपने पास यूपी को इसमें एडजस्ट करके दिखा दिया। कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट सीना में आएगी। सीना है सर, हाँ बिल्कुल। कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट नहीं, कंसोलिडेटेड पीएनएल जो बनता है ना, उसके अंदर आपके पास पेरेंट का भी प्रॉफिट होता है, सब्सिडरी का भी होता है। तो हम जब अपने पास यहाँ बनाते हैं सीना, तो इसका मतलब है केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस। और हम सीपीएल बोलते हैं तो सीपीएल दोनों के लिए होता है, एस का भी होता है, पी का भी होता है। ये सेकंड लाइन, the reduction of gross profit is allocated between the parent company and the non-controlling interest in the ratio. अच्छा, अब ये बताओ, जब आप सीना में अपने प्रॉफिट को डेबिट कर देंगे तो क्या ये डेबिट जो आपने किया है इट गेट्स एलोकेटेड टू पेरेंट्स एंड एनसीआई? ये लाइन लिखी है उसने कि जो ये आपने सीपीएल लिखा है इसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली पेरेंट और एनसीआई दोनों उठा लेंगे। अब ठीक है जी। बैलेंस शीट में कॉन्ट्रा आएगी, द आंसर इज यस। बैलेंस शीट में कॉन्ट्रा आएगा। बैलेंस शीट में स्टॉक नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। विकास, अगर बैलेंस शीट में स्टॉक नहीं होता तो फिर ये प्रॉफिट अनरियलाइज होता ही नहीं, फिर सिर्फ सेल परचेज की कॉन्ट्रा होती और कुछ नहीं होता। ठीक है, यूपी नहीं होता तब। क्वेश्चन नंबर 146।
ये जो टेबल से ऊपर सेकंड लाइन है वो कौन सी है? द consolidated income statement will show a corresponding reduction in the profit of 15,000। आप उसको श्रुति थोड़ा सा एनालाइज करो ना चीजों को। वो अलग अलग एंगल से लिख रहा है। असल में मैंने फिर से कहा, ये एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, ये इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस है। वो आपको समझा रहा है, कह रहा है अगर हम P&L बनाएंगे तो मुझे फटाफट से बताओ ये कौन सा क्वेश्चन था, 39। अगर हम P&L बनाएंगे तो कह रहा है जी सेल्स में से कम कर दो 35,000, परचेज में से कितना कम कर दो 35,000। क्या यही मैंने पहली एंट्री डाली? फिर वो कहता है अपने पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, यानी कि इसी में ही चाहे बोल दो चाहे चेंज इन स्टॉक में डाल दो। हमने कहा 15 का अपने पास यूपी का खर्चा दिखाओ। और जब आप सीबीएस बनाओगे तो सीबीएस में स्टॉक को जब आप लिखोगे तो इस स्टॉक में माइनस कर दो 15 का यूपी। अब इसको वो अंग्रेजी में लिख रहा है अलग अलग तरह से, तो क्या बोल रहा है वो? वो कह रहा है कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में ये सीपीएल की बात कर रहा है, विल शो अ रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट बाय ₹15,000। इस लाइन में क्या अजीब लिखा हुआ है श्रुति? इसमें क्या अजीब लिखा हुआ है? और फिर वो कहता है कि रिडक्शन इन द ग्रुप प्रॉफिट, मैंने सीना से समझा दिया, आप इधर से भी समझ सकते हो। कह रहा है इसमें जब अल्टीमेटली एलोकेशन की जाएगी तो कहता है इसका जो लॉस है वो एनसीआई भी बियर करेगा और पेरेंट भी बियर करेगा। जब आप एलोकेटेड टू पेरेंट करेंगे और एलोकेटेड टू एनसीआई करेंगे तो कह रहा है एनसीआई में प्रॉफिट में यूपी को एडजस्ट करने के बाद हम यूपी का शेयर निकालेंगे। ये लिखा हुआ है। हाउ इट इज डिफिकल्ट, ठीक है ना? तो आप उसको समझो तो सही, वो अंग्रेजी में लिख रहा है, वो ये आपको ये कह रहा है कि इसमें भी इफेक्ट आएगा इसका, और इससे आपका प्रॉफिट में भी गिरावट आ जाएगी, और ये तो कॉन्ट्रा है, इसका वैसे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, अब चल पड़े ना 146। 146 चेन होल्डिंग का सवाल है। 78। 78 मैंने कब दे दिया आपको? 78 was not in your homework। 42। देखो जी, देवेश कह रहा है वैसे मेरा क्वेरी थी और वो क्लियर हो गई है, पढ़ लेते हैं अब एक बार। राम लिमिटेड, a parent company, purchased goods costing 100 lakhs from 80% subsidiary at 120 lakhs. 50% of these goods are lying at godown. Ram Limited has measured the inventory at cost, that is 60 lakhs. Show the necessary adjustment in the CFS. Assume 30% tax rate. बट इसके सॉल्यूशन में सीपीएल क्यों लिखा है? सीना होना चाहिए। दिवेश, क्या आप अपने पास एक काम करेंगे, जहां मैंने आपको सीपीएल और समझाया था यूपी, आप घर जाके जरूर देखेंगे जो आपके पास बैकअप दिया हुआ है। हमने यूपी में क्लियर कट बताया था कि ये सीपीएल भी हो सकता है और सीना भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में खाली बैलेंस शीट मांगी है तो सीना कर दो, अगर आपको दोनों मांगे हैं या आपको सीपीएल बना रहे हो तो सीपीएल कर दो। तो आप ये तो मुझे नहीं कह सकते कि यही होना चाहिए, ये लाइन तो आप नहीं बोल सकते। आपको मेरी बात समझ में आई? कुछ भी हो सकता है दोनों में। तो इसका मतलब अगर ये भी लिखे तो भी करेक्ट है, ये भी लिखे तो भी करेक्ट है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि क्या होना चाहिए। अब रही बात ये कि ये किसी और की भी क्वेरी है क्या 42 नंबर? क्योंकि देवेश की क्वेरी थी, वो कह रहे हैं ये एड्रेस हो चुकी है। किसी और की क्वेरी है ये 42 नंबर? और नहीं है किसी की? 42 के बाद चैप्टर 13 पर आ जाओ। चैप्टर नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 20।
तो क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है? सीता लिमिटेड एंड बेटा लिमिटेड decides to combine together to form a dual listed company corporation. As per their agreement, both parties will retain original listing and board of DLC will be comprised of 10 members, out of which 6 will be of Sita Limited and 4 board members will be of Beta Limited. The fair value of Sita Limited is 100 crores and fair value of Beta Limited is 80 crores. The fair value of net identifiable of Beta Limited is 70 crore. Assume non-controlling interest at fair value. You are required to calculate the goodwill on composition. ये थोड़ा सा क्वेश्चन आउट ऑफ डिस्कशन चला गया है. इसका प्रिंट ले लिया. मैंने आपको भी कंट्रोल की डेफिनेशन नहीं बताई थी, तो अब ये क्या टेम्परेरीली आपको बता दूं इसके अंदर के नहीं. उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक कंपनी है, तो मैं अब मैंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया हुआ, लेकिन क्वेरी में आया तो मैं उसको एड्रेस कर देता हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन को पूरा कर देता हूं अब ये. तो हम अपने पास, इससे आपको थोड़ी झलक लग जाएगी कि अच्छा आने वाली डिस्कशन में कुछ इस तरह के केसेस आएंगे हमारे पास. मुझे ये बताओ, एक कंपनी है एस लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड. दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ चैप्टर नंबर 13. उन्होंने कहा हम अपने आप को कंबाइन करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार से कंबाइन करना चाहते हैं कि हम अब दोनों अपनी अपनी कंपनी को लिस्ट रखेंगे और एक बोर्ड बना देंगे डीएलसी का. एक बोर्ड बना देंगे, और जो बोर्ड होगा इसमें 10 मेंबर्स होंगे. इसमें 10 मेंबर्स होंगे, और वो कहता है आउट ऑफ विच 6 मेंबर्स विल बी फ्रॉम सीता. 6 यहां से आएंगे, 4 यहां से आएंगे. बस अब मुद्दा ये है, सवाल तो बाद की बात है. क्या ये क्वेश्चन मैं कई बार आपसे पूछता था, हु इज पेरेंट? तो क्या आपको ये लगता था बड़ा बेहुदा क्वेश्चन है ये? फटाफट से बताओ. जब मैं कहता था हु इज पेरेंट, तो आपको लगता था क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं? पेरेंट तो हमको पहले पता चल ही जाता है, पेरेंट में कौन सी दिक्कत है? क्या यहां पर आपको ओनरशिप बेस्ड पेरेंट बता सकते हो? ओनरशिप बेस्ड, ओनरशिप बेस्ड तो आपको पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर, क्योंकि ओनरशिप तो दोनों नॉर्मल चल रही है. तो यहां पर हम पता क्या देखते हैं कि जो ये कंबाइंड एंटिटी है, कंबाइंड एंटिटी है, इसके जो रिसोर्सेज हैं, हु एक्चुअली कंट्रोल्स irrespective ऑफ शेयर ओनरशिप. इसका मतलब क्या मैं आपको आने वाले सवाल में ओनरशिप को इग्नोर करा दूंगा? अभी तक पूरा चैप्टर क्या मैं ओनरशिप बेस्ड करवा रहा हूं? अभी तक मैंने पूरा चैप्टर आपको 50% की ओनरशिप से कराया है. पर आने वाले समय में मैं क्या कहने वाला हूं? मैंने कहा ऐसी की तैसी कराओ ओनरशिप की, नहीं देखनी है ओनरशिप. हाँ, ओनरशिप भी एक फैक्टर होता है, पर ओनरशिप ही केवल नहीं बता देती है हु ओन्स द कंपनी. तो हम क्या कहेंगे? हम देखेंगे रिसोर्सेज किसके कंट्रोल में है. आपको ओनरशिप नहीं देखनी है. क्या यहां से आपको पता चल रहा है कि 6-4 में मेजॉरिटी किसके पास है? एस लिमिटेड के मेंबर्स के पास है. तो बताइए, रिसोर्सेज जो दोनों कंपनीज के नियंत्रित होंगे वो कौन करेगा? वो एस कंपनी करेगा. तो बस इस क्वेश्चन में एक यही पॉइंट नया था, बाकी कुछ नया नहीं था. तो इसका मतलब मेरे को फटाफट से इसका सॉल्यूशन बताओ. हु इज अक्वायरर्स? एस लिमिटेड. क्वेश्चन का अब उसने क्या बोला है? कह रहा है आप हमें बताइए गुडविल कितनी होनी चाहिए. तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. अब गुडविल निकालने के लिए मुझे आप बताएंगे द फेयर वैल्यू ऑफ सीता लिमिटेड. आईएनए की वैल्यू बता रखी है. आईएनए कितने की है? 100 करोड़. और उसने कहा है फेयर वैल्यू ऑफ बीटा लिमिटेड
अच्छा, ये फेयर वैल्यू किसकी दी है? फेयर वैल्यू ऑफ सीता दी है, और बीटा की भी फेयर वैल्यू बता रखी है 80 करोड़। उसने दोनों फेयर वैल्यू बता रखी है। फिर उसने कहा है आपके पास INA, नहीं, NCI। अरे यार, ये INA नहीं है, ये फेयर वैल्यू कंपनी की है, ये कंपनी की है, और ये INA की है। बीटा कंपनी की वैल्यू कितनी है? 70 करोड़। और उसने कहा एज्यूम NCI एट फेयर वैल्यू। NCI किस पर लेना है? एट फेयर वैल्यू लेना है। आपने गुडविल कैलकुलेट करके बतानी है। मुझे फटाफट से बताओ, डू वी ओन एनी इन्वेस्टमेंट्स? हमारे पास क्या कोई इन्वेस्टमेंट है? द आंसर इज निल। अब मुझे बताओ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल क्या होगी? इन्वेस्टमेंट निल, NCI एट फेयर वैल्यू। फटाफट से मुझे बताओ व्हाट इज द फेयर वैल्यू? NCI की फेयर वैल्यू कितनी बता रखी है? उसने आपको बता रखा है यहां उसने कहा कंपनी की फेयर वैल्यू इतनी है, INA की फेयर वैल्यू इतनी है। मुझे फटाफट से बताओ NCA की फेयर वैल्यू कितनी हो गई? 80 माइनस INA की वैल्यू कितनी हो गई? 70। व्हाट इज गुडविल ऑफ NCI? अगर मैं पसना पर कैलकुलेट करूं तो ये कितनी हो जाएगी? फटाफट से बताओ, अगर मैं पसना पर करूं तो ये कितनी हो जाएगी? निल। क्योंकि असल में सारा का सारा कंट्रोल किसके पास है? अब कंट्रोल हमारे पास है विदाउट ओनरशिप, तो इसका मतलब ऑल द ओनरशिप बिलोंग्स टू NCI। तो ये क्वेश्चन एक डिस्कशन के फॉर्म में था ज्यादा, तो इट वाज नॉट अदरवाइज रेलेवेंट। फिर उसके बाद मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर है 53rd। मेरे ख्याल से आपने सारे ही क्वेश्चन नहीं करवा लिए मुझसे। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, शेयर होल्डर नहीं है। हम रिपोर्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे हैं। प्रेरित, अब इसके ऊपर ना हम कंट्रोल की डेफिनेशन पे तकरीबन 1.5 क्लास लगाएंगे, वहां डिस्कशन ज्यादा करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ उसको इतना कर दिया जिससे तुम्हारा यहां पर काम चल जाए ये क्वेश्चन का, ठीक है? उसमें एक्चुअल में क्या देखा जाता है वो डिस्कस करेंगे। कंट्रोल ऑन रिसोर्सेज ओवरराइड ओनरशिप, द आंसर इज यस शुभम। कंट्रोल की डेफिनेशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि आपकी ओनरशिप होनी चाहिए, ठीक है? चलिए जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला आपने? 53rd। On 1st April, company A acquired 5% of equity share capital of B for rupees 1 lakh. A Limited accounts at fair value through OCI under so and so standard. On 31st March, A carried the investment at fair value and reported unrealized gain of 5,000 in OCI, which was presented as a separate component of equity. On 1st April 2002, A obtains control of B by acquiring the remaining 95% of B. कमेंट ऑन द ट्रीटमेंट टू बी डन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन। तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं, क्वेरी क्या है इसमें? हाँ, श्रुति, पिछले वाले क्वेश्चन में ओनरशिप 100% NCI के पास थी। क्योंकि हमारे पास 0% इन्वेस्टमेंट्स है। मुझे फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? 5% शेयर रखे हुए थे, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड किए, 95% और खरीद लिए। तो क्या क्या गलत किया? कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हम सिंपली इसमें क्या करने वाले हैं, हम अपने पास जो ही आपने 5,000 रुपए का गेन रिकॉर्ड कर रखा था, उस गेन को अपने पास इसमें ऐड कर देंगे। तो यानी 1,05,000 रुपए हमारे पास क्या हो जाएगी? दिस विल बी द कॉस्ट प्लस 95%। At the acquisition date, A recognizes a gain of 5,000 in OCI as a gain is not allowed to be recycled to income statement as per the requirements of 109. A's investment would be at fair value, therefore does not require any remeasurement. कहता है already fair value पे है। The fair value of 5% will be 1,05,000 प्लस जो आपने 95% और पैसे दिए उसको भी ऐड कर देंगे। तो ये एक मरियल सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 दिखाओ जी। 49 में वो क्या कह रहा है? Company A and Company B are in power business. Company A hold 25% equity shares of Company B. On 1st November, Company A obtains control of Company B when it acquires further
65% of company B share, thereby resulting in a total holding of 90%. The acquisition had following features. Company A transfers cash of 59 lakhs and issues 1 lakh shares on 1st November. The market price of A share on this date is ₹10. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत आई? Company A agrees to pay additional consideration of 7 lakh if the profits of the company exceeded so and so in next 2 years. At acquisition date, it is not probable that extra consideration will be paid. The fair value of contingent consideration is 3 lakh. क्या contingent consideration की आपको fair value ही चाहिए? बस आपको fair value चाहिए. ये कैश हो गया, इतने आपने शेयर एक्सचेंज करने हैं. कंपनी ए पेस्ट एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट ऑफ 1 लाख. क्या ये हमारी पास 1 लाख कहां जाएगा? फटाफट से बताओ. कंपनी ए ने एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट पे की है, ये कहां चली जाएगी? ये तो पीएनएल में चली जाएगी, इसका तो कुछ और काम ही नहीं है. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इज डिटरमिन्ड टू बी 7.5 लाख एट द एक्विजिशन डेट बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस. कंपनी ए इलेक्ट्स टू मेजर एनसीआई एट फेयर वैल्यू. ओके. प्रीवियसली हेल्ड नॉन कंट्रोलिंग इक्विटी इंटरेस्ट. कंपनी ए के पास ऑलरेडी 25% शेयर्स थे फॉर सेवरल इयर्स. कंपनी ने इंक्लूड कर रखा है इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एट 6 lakhs अकाउंटेड द यूजिंग इक्विटी मेथड. द फेयर वैल्यू इज 20 lakhs. कहता है हमने अपनी बुक्स में कितने रुपए डाल रखे हैं? 6 लाख, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 20 लाख. द फेयर वैल्यू ऑफ कंपनीज बी आइडेंटिफाइबल एसेट्स इज 60 lakhs. डिटर्मिन द अकाउंटिंग अंडर एक्विजिशन मेथड, यानी कि जो 103 नंबर है उसका एक्विजिशन मेथड लगाकर बताओ इसके अंदर गुडविल क्या होगी. यदि बी पे करती तो नो ट्रीटमेंट. बी क्या पे करती? हाँ, बी पे करती तो बी के लिए बी की बुक्स में पीएनएल में जाता. इसका प्रिंट ले लिया, लेना है? लो. लो भाई, प्रोबेबली हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम अपने अगले डिस्कशन पर आ जाएंगे. और अगला डिस्कशन, अगला हमारा क्वेरी सेशन जो है चेन होल्डिंग का, वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 49 ऑफ चैप्टर नंबर 13. मुझे फटाफट से ये बताओ, आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितनी है? ये आपको चाहिए ना. सबसे पहले कैश पेड 59 लाख, फिर उसके बाद शेयर्स इश्यूड 1 लाख शेयर्स इश्यू कर रखे हैं 10 रुपए के, 10 लाख. चेक कर लेना कैलकुलेशंस. कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू 3 लाख. ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगा नहीं, और हमारे पास यहां पर कोई चीज आनी नहीं है. ये हमारे पास न्यू इन्वेस्टमेंट जो परचेज की थी, ये वाली वैल्यू है 9,312 72 लाख. क्या आपके पास ओल्ड होल्डिंग्स पड़ी हुई थी 25% की? इसको फेयर वैल्यू पर जोड़ना पड़ेगा. द आंसर इज यस. वो कितने की फेयर वैल्यू थी? ₹20 लाख. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट of 90% investment? 92 lakh प्लस NCI एट फेयर वैल्यू. ये क्वेश्चन में उसने बता रखा है कितने रुपए का? 7.5 लाख का. और हमारे आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कितने के हैं? ये है ₹60 lakhs. व्हाट इज द गुडविल? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल? दिस इज 39,50,000. What is the amount of NCI? NCI is 7.5 lakh. What is the treatment of transaction cost? Transaction cost will go to P&L. कितना अमाउंट है ये? ₹1 lakh. उसने आपसे पूछा था अकाउंटिंग अंडर एक्विजिशन मेथड बताओ, तो आप बोलेंगे कि आप गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे, एनसीआई को रिकॉर्ड करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे, और अपने आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे. तो दोस्त, ऐसे क्वेश्चन आपको आने नहीं है, लेकिन स्टिल आपको ये, इससे ना एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो आप समझते ही हैं कि अच्छा इसकी लैंग्वेज में इश्यूज आ रहे हैं, तो लैंग्वेज को तो कम से कम आप ठीक कर ही सकते हैं. तो इन्होंने भी यही कर रखा है शायद, पॉसिबली. द आंसर इज, आई थिंक यही आंसर होगा इनका भी. तो मुझे बताइए, क्या अब हम चेन होल्डिंग पर चल सकते हैं?
हाँ केशव, अब हम चेन होल्डिंग पर आ सकते हैं। एक श्रुति 1 लाख की एक्विजिशन कॉस्ट है, तो अब हम चेन होल्डिंग पर आ रहे हैं। और हाँ श्रुति, अब चैप्टर 13 क्वेश्चन 21 को फोन पे पूछ लेना मुझसे, ठीक है? अ, मैंने आपको चेन होल्डिंग के क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दिए थे, कैसी बात कर रहे हैं, दिए थे। हाँ विकास, अब एक काम करना बेटा, लाइनों में इस लाइन का मतलब बता दो, वो ना फिर यहाँ वाले लॉजिक नहीं है वो, उसके लिए आप एक अपना थर्ड टूल यूज करो, वो है कि या तो आप ग्रुप में डाल दो, तो मैं ग्रुप को देखता रहता हूँ, जो जो मुझे लगता है कि क्वेरीज अनआंसर्ड है या गलत आंसर्ड है, मैं वहां रिप्लाई कर देता हूँ। ऑल्टरनेटिवली आप मुझे फोन कर लो, ठीक है? तो एक एक दो दो लाइन के लिए ना फिर सब बच्चों का टाइम वेस्ट होता है उसमें। चलिए, तो हम अपने पास अब एक छोटा सा आपके सामने, पहले ब्रेक टाइम क्या हुआ है, ब्रेक लेना है क्या आपने? ब्रेक के बाद कर दें क्वेरी सेशन दूसरा वाला। चलो 5 मिनट का ब्रेक लगा रहे हैं, और ब्रेक के बाद में आपका चेन होल्डिंग का क्वेश्चन करेंगे। चेन होल्डिंग पर फिर से आज सुबह मैं देख रहा था, और तनिष्का बच्चा है वो कह रहे थे कि हाँ सर हमें समझ नहीं आया कि वो इन्वेस्टमेंट को क्या करें, वो जो माइनस करते थे वो तुमको अभी भी समझ नहीं आया ना, तो अब जरा तैयार रहे, मैं फिर से एक बार एफर्ट करूंगा, ठीक है? चलिए, तो वी हैव अ शॉर्ट 5 मिनट्स ब्रेक। हाँ तो पिप चेंज कर देंगे ना। हाँ तो अभी हम क्लास, आपको कुछ नहीं करना, बैठे रहे, बस हम अपने आप एंड से कर लेंगे। एक स्लाइड का प्रिंट आउट लेना है यार।